हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर में एक बार फिर मैं मनीष शंकर तिवारी आप सभी दर्शकों का, विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल, और भूगोल में हम लोग देख रहे हैं भारत के भौतिक स्वरूप को। भौतिक स्वरूप मतलब फिजिकल फीचर्स। हमारा ये देश जो है वह अनेक भू आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। इस देश के माथे पर हिमालय का विशाल पर्वत है जो दुनिया का सबसे युवा पर्वत है। हिमालय पर्वत के निर्माण के कारण ही हमारे देश का निर्माण हुआ है, अगर हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर गोंडवाना लैंड टूटकर आगे बढ़ता और अंगारा लैंड से ना टकराता तो ना हिमालय बनता, और ना हिमालय बनता जब हिमालय नहीं होता तो उत्तरी मैदान नहीं होता, प्रायद्वीपीय पठार नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं होता। दैट मीन्स हिंदुस्तान का निर्माण हिमालय के निर्माण से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि हिमालय जो है वह कितने भागों में है। उत्तर से दक्षिण तक 3 भागों में, पूर्व से पश्चिम तक नदी घाटियों में विभाजित है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बाद फिर हम मैदान की बात करते हैं। उत्तरी मैदान ये भी 3 भागों में डिवाइड है। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान, इधर 3 भागों में डिवाइड है। ये भी अक्षांशीय विस्तार के साथ में पश्चिम से पूर्व की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमने देखा प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार 2 भागों में विभाजित है और इसकी विभाजक रेखा है नर्मदा नदी। ये भी अपनी समझ में आ गया बहुत अच्छे से। आज हम देखेंगे छोटे छोटे जो भौगोलिक विभाजन है, भारत के भौगोलिक आकृतियाँ, उनको। एक है भारतीय मरुस्थल, दूसरा है तटीय मैदान और तीसरा है द्वीप समूह। चलिए आज हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय मरुस्थल को कि ये क्या है। मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। देखिए भैया, हमारे मध्य प्रदेश में एक ज़िला है धार ज़िले की बात नहीं हो रही इसमें, यहाँ बात हो रही है थार, THAR, थार। इस थार के नाम पर ही एक फेमस 4 व्हीलर है थार, ठीक है ना। तो ये जो नक्शे में आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ थार मरुस्थल, यही भारतीय मरुस्थल कहलाता है। तो अरावली पर्वत श्रेणी, हमने प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ा था ना कि अरावली पर्वत श्रेणी मध्य उच्च भूमि के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो इस उत्तर पश्चिम में स्थित अरावली पहाड़ के पश्चिम में स्थित है कौन सा? थार का मरुस्थल, ये जो कि बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। ये देखिए आप, ये रेत के, इसको अपन थोड़ा सा लार्ज करके देखते हैं तो ये देखिए आप, ये यहाँ पर दिख रहा है ना, ये रेत के जो मैदान है ये तरंगित दिख रहे हैं। यहाँ पर एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, चौथा, इस तरह से ये तरंगित मैदान है बालू के टिब्बों का, ठीक है ना। तो इसमें, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष जो वर्षा है वह 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, 150 mm से भी कम वर्षा होती है। यही कारण है इसके रेगिस्तानी होने का, मरुभूमि होने का। इससे शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है। यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं और वनस्पतियाँ बहुत कम होती हैं, ठीक है ना। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखाई देती हैं और वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने के कारण वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूणी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अब इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं लिखा है, नदियां नहीं लिखा। सरिताएं मतलब छोटी नदियां जो बहुत छोटे क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो जब बारिश होती है, पानी गिरता है, तो ये सरिताएं, ये जल स्रोत जो है निकल आते हैं और ये थोड़ा थोड़ा बहने लगते हैं। इस तरह से आगे की तरफ बहते हैं ये, इधर से ऐसे। और चूंकि इनमें बहुत ज़्यादा पानी तो रहता नहीं है, बारिश बहुत कम होती है, तो आखिर में जाके यहाँ पर ये रेत के टीलों में, बालू में ही गायब हो जाती हैं ये नदियाँ। चूँकि इनमें बहुत ज़्यादा पानी तो रहता नहीं कि बह के आगे इस तरह से बहती हुई आए और समुद्र तक पहुँच पाएँ। हाँ, इस क्षेत्र में एक नदी है लूणी नदी, जो अरावली पर्वत के निकट अजमेर ज़िले के नाग पहाड़ से निकलती है। यही सबसे बड़ी नदी है जो यहाँ पर बहती दिखाई देती है। ये लूणी नदी आपको दिख रही है, ये बह रही है। ये एकमात्र नदी है जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। लेकिन इस नदी में भी 2 तरह का पानी है। अपने उद्गम स्थान से लेकर बाड़मेर तक
इसका पानी मीठा होता है, लेकिन बालोतरा नाम की जगह पर पहुँचते पहुँचते यह भी, इसका पानी भी खारा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना ये। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि भारतीय मरुस्थल, जिसको हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, लगभग 150 mm के आसपास, और नदियाँ केवल बारिश में छोटे जल स्रोतों के रूप में प्रकट होती हैं। ज़्यादा पानी नहीं होता तो वहीं पर अवशोषित हो जाती हैं, मतलब वहीं पर एक तरह से कहा जाए कि विलुप्त तो हो जाती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। बरखान। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का एक टीला होता है और इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा पर प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप कभी जैसलमेर जाएं तो बरखान के समूह देख सकते हैं। तो ये इस तरह से होते हैं बरखान। यहाँ पर अच्छा, बरखान का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि इस क्षेत्र में जो वायु है वो वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ना, ये विंड डायरेक्शन बता रहा है, ये इधर से हवा इस तरह से बहती रहती है। जब लगातार वर्ष भर हवा एक ही डायरेक्शन में इस तरह बहेगी तो ये जो बालू है, ये बालू के टिब्बे ऐसे इस तरह से बढ़ जाते हैं और ये अर्धचंद्राकार टिब्बे बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और इन्हीं अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बों को, बालू के टीलों को हम बोलते हैं बरखान। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें। भारतीय मरुस्थल में कुछ बहुत ज़्यादा समझने लायक या पढ़ने लायक बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी अगर आपको परीक्षा में आता है कि भारतीय मरुस्थल मतलब थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान रेगिस्तान, समझ में आ गया ये चीज़। वहाँ पर नदियाँ मिलेंगी नहीं भाई, रेतीली जगह है, बारिश कम होती है, नदियों का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, छोटी नदियाँ हैं जिनको हम सरिताएँ बोलते हैं, बारिश के समय प्रकट होती हैं, पानी ज़्यादा नहीं होता तो लंबी नहीं बह पाती और वहीं पर सूख जाती हैं, उसी बालू के टीले में विलुप्त हो जाती हैं। एकमात्र नदी है लूणी नदी, जो वहाँ पर बहती है और समुद्र तक पहुँचती है वो नदी। ठीक है ना। ये नदी अपने जन्म स्थल उद्गम स्थान से लेकर बाड़मेर जिले तक तो मीठा पानी देती है, लेकिन इसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। ये थार के मरुस्थल की या भारतीय मरुस्थल की मोटी मोटी बातें थीं, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर परीक्षाओं में आता है, बरखान के बारे में। अर्धचंद्राकार बालू का टीला बरखान कहलाता है, जैसा कि आप इसको चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है ना। और अब इसके बाद हम देख लेते हैं भारत के तटीय मैदानों। तटीय मैदान मतलब हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा। प्रायद्वीपीय पठार में हमने पढ़ा अरब सागर के वाला हिस्सा कौन सा कहला रहा था? पश्चिमी तट। और इधर वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी वाला कहला रहा था पूर्वी तट। तो ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट तथा समुद्री किनारों के जो बीच का हिस्सा है, सकरा हिस्सा, ये कहलाते हैं तटीय मैदान। तो चलिए ज़रा हम नक्शे में उसको देख लें। आज इसी वीडियो में हमारा अगला टॉपिक है तटीय मैदान। तटीय मैदान मतलब समुद्र तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है और इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले कौन कौन से भाग हैं उसको समझें, उसके पहले आप ये जो लिखा है इसको समझ लेते हैं अपन। प्रायद्वीपीय पठार का संकीर्ण तट प्रायद्वीपीय पठार का ये हमने देखा था ना, ये वाला हिस्सा कहलाता है, इसको अपन कलर चेंज करके देखते हैं, इससे ब्लैक कर लेते हैं हम। ये वाला हिस्सा ये प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी घाट है। ठीक है। और ये हो गया पूर्वी घाट। तो ये पश्चिमी घाट की बात कर रहा है, तो ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का ये जो हरा वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये कहलाता है पश्चिमी तट। बहुत संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सबसे उत्तरी भाग कहलाता है कोंकण का मैदान, जहाँ पर कोंकण का मैदान मतलब मुंबई और गोवा के बाद। मध्य का भाग कहलाता है कन्नड़ मैदान और सबसे दक्षिणी भाग की मालाबार तट लिखा हुआ दिख रहा है, ये कहलाता है मालाबार तट। तो आपको पश्चिमी तट के बारे में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं। पश्चिमी तट प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित एक सकरा तटीय क्षेत्र कहलाता है, जिसके 3 भाग हैं। उत्तर में यानी सबसे ऊपर कोंकण का मैदान, मध्य में मतलब बीच में कन्नड़ मैदान और सबसे अंत में, सबसे नीचे, सबसे दक्षिण में श्रीलंका की दिशा में जब हम आगे बढ़ें तब होता है मालाबार तट। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत चौड़ा मैदान समतल है और चौड़ा है।
उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। चलिए पहले तो ये देख लें हम कि यहाँ पर ये जो भाग दिख रहा है ये पूर्वी तट है। ये समझ में आ गया था ना, अपन ने प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ा था इसको, ये पूर्वी तट। इस पूर्वी तट और बंगाल की खाड़ी के बीच में ये जो हरा हरा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये कहलाता है पूर्वी मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। यह पूर्व तटीय मैदान पश्चिम की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है ना आपको, ये इसकी चौड़ाई कम है, सकरा होता है, लेकिन पूर्व तटीय मैदान की चौड़ाई ज़्यादा है और समतल है इसकी अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्व तटीय मैदान समतल है। इसके उत्तरी भाग को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। ये दिख रहा है आपको, इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं, मतलब यहाँ पर ऊपरी हिस्से को, और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी बड़ी नदियाँ, जैसे बड़ी बड़ी नदियों में हम देखते हैं ये महानदी है, यहाँ पर गोदावरी नदी ये दिख रही है आपको, ये गोदावरी नदी, ये महानदी, ये कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, ये सारी बड़ी नदियाँ जो है इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ये देखो महानदी कई शाखाओं में विभक्त होती दिख रही है। ये यहाँ पर हम इसको थोड़ा लार्ज करके देखते हैं। ये देखिए छोटी छोटी अनेक धाराओं में विभाजित हो गई यहाँ पर। ये तो ये क्या करती है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं दूसरे व्यू में, अगर अपन इसको देखें तो ये इस तरह से दिखता है। ये महानदी देखिए, ये कई धाराओं में विभाजित हो गए ना, ये डेल्टा का निर्माण कर रही है। ये गोदावरी नदी यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर रही है, हाथ का पंजा दिख रहा है ना यहाँ पर। ये कृष्णा नदी यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर रही है। ये कावेरी नदी यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर रही है। इस तरह से ये नदियाँ जो है इस तट पर, पूर्वी तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से अपन ने ये समझ लिया कि ये जितनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ये पूर्वी तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। और चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण लक्षण है। मतलब ये जो चिल्का झील है उड़ीसा में स्थित खारे पानी की झील है, यह जो है पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, मतलब महत्वपूर्ण विशेषता है चिल्का झील। ठीक है, आपकी समझ में ये आ गया होगा। हमने हिमालय को पढ़ना स्टार्ट किया था, उसको जानना समझना स्टार्ट किया था। हिमालय से हम जैसे ही स्लोप की ढलान से उतरते हुए नीचे पहुँचे तो उत्तर के मैदान में आ गए। उत्तर का मैदान विशाल नदियों वाला मैदान, दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उस मैदान को क्रॉस करके हम आ गए कहाँ पर? मध्य उच्च भूमि पर। सामने नर्मदा नदी पड़ गई। नर्मदा नदी ने बोला कि जिस मध्य उच्च भूमि को आप क्रॉस करके आ रहे हो उसका विस्तार मेरे नीचे और भी है। देखिए आप, जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोला जाता है दक्षिण का पठार, दक्कन पठार। उस दक्कन के पठार को जब हम पढ़े और जाने तो हमने देखा कि उसके दोनों समुद्री किनारों तरफ दो घाट बने हुए हैं। एक तरफ पश्चिमी घाट अरब सागर तरफ, और पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्वी घाट बना हुआ है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में एक सकरा मैदान है, बहुत संकीर्ण मैदान है। वो 3 भागों में है, उत्तर में कोंकण, फिर कन्नड़ और मालाबार तट। जबकि पूर्वी मैदान पश्चिमी मैदान की अपेक्षा चौड़ा है और यहाँ पर डेल्टा बहुत ज़्यादा बनते हैं। लगभग हर नदी समुद्र में विसर्जित होती है तो डेल्टा बनाकर ही विसर्जित होती है, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे महानदी हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो। विशाल डेल्टा बनाती हैं और फिर समुद्र में विसर्जित हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने तटीय मैदानों को भी समझ लिया। अब भारतीय भौतिक स्वरूप की अंतिम विशेषता द्वीप समूह। हम भारत के नक्शे को जब देखते हैं तो भारत का नक्शा क्या है? पूरी एक मध्य भूमि है, अपनी तरह से अपन देख लेते हैं। तो भारत के नक्शे में अरब सागर की तरफ जो भाग दिखाई देता है वह कहलाता है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में समुद्र में जो स्थित है वह कहलाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन्हीं दोनों द्वीपों के बारे में चलिए हम थोड़ा सा अध्ययन कर लें। भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत अब हम पहुंच चुके हैं भारत की मुख्य भूमि को छोड़कर उसके द्वीप समूह में। चलिए हम इसी को देखते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं भारत का मुख्य स्थल अत्यंत विशाल है। ये दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा ये पूरा का पूरा स्थल आपको दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा है ये। इसके अतिरिक्त भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं, एक ये है और एक ये है। चलिए इसी को हम आगे देखते हैं। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इस पूरे क्षेत्र का नाम रख दिया गया लक्षद्वीप। इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा नहीं है, ये केवल 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है।
जबकि कावारत्ती जो है ये आपको दिख रहा है आइसलैंड, यह इसका प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप पर पादप तथा जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली एक ऐसा द्वीप है जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य खोला गया है। तो इसमें मुख्य तौर पर समझने वाली बात यह है कि यह किन से बना है, प्रवाल द्वीपों से बना है। 3 प्रकार के प्रवाल होते हैं। और लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप रखने के पहले क्या नाम था? 3 नाम थे, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप। इसके अलावा यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है, मतलब पक्षी अभ्यारण्य है, जिसका नाम है पिटली द्वीप। तो प्रवाल किसे कहते हैं इसके बारे में दिया हुआ है। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह प्रवाल रोधिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार एवं हार्श शू आकार के रोधिका होते हैं। प्रवाल के बारे में अगर आपको बताएं तो प्रवाल एक जीवित सूक्ष्म जीव है। जैसा कि आप यहाँ पर ये वीडियो में देख रहे हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा गहरे पानी में नहीं पाया जाता। इनका विकास जहाँ पर समुद्र की गहराई 180 फीट के लगभग होती है वहीं पर, और साथ में स्वच्छ जल होना चाहिए। यदि पानी जो है वह साफ़ नहीं होगा तो ये नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि तब ये इनका विकास नहीं हो पाएगा। और साथ ही टेम्परेचर उस पानी का लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो यदि 20 सेंटीग्रेड से ज़्यादा मतलब गर्म पानी होता है तो भी इनका सूक्ष्म ये प्रवाल जो है पनप नहीं पाएंगे, और यदि इससे ठंडा होता है तो भी ये पनप नहीं पाएंगे। इन सूक्ष्म जीवों से लगातार कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित तो होता रहता है, और ये इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं ये सूक्ष्म जीव कि इनसे स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट जो है वे धीरे धीरे करके टीलों में तब्दील होते जाते हैं। जब इनकी मृत्यु होती है ना, तो इनकी मृत्यु के बाद, जैसे प्रवाल का स्राव हुआ, स्राव होने के बाद में प्रवाल की मालूम मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद प्रवाल की जो अस्थियां होती हैं ये बड़े बड़े टीलों के रूप में तैयार होते जाते हैं। और ये टीले धीरे 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 करके लाखों सालों की अपनी इस प्रक्रिया में किसका निर्माण कर देते हैं? एक द्वीप समूह का निर्माण कर देते हैं। और इसी प्रकार का द्वीप समूह है लक्षद्वीप, जिसके पहले क्या नाम थे? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे तट पर चलते हैं। अब बंगाल की खाड़ी के उत्तर से दक्षिण की तरफ द्वीपों की श्रृंखला पर ध्यान दीजिए। इनके नाम हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बड़ी संख्या में है, बहुल है, बिखरे हुए हैं। यह द्वीप मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। कौन सा द्वीप? अंडमान एवं निकोबार द्वीप से 2 भागों में बटा है। उत्तरी भाग को हम बोलते हैं अंडमान और दक्षिणी भाग को निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। देखिए, लक्षद्वीप जो है ये प्रवालों से बना था, ठीक है ना, लेकिन बंगाल की खाड़ी में स्थित जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह समुद्र सबमरीन माउंटेन, मतलब समुद्र में जो पर्वत निकल गया था उसकी श्रेणियां हैं, उस पर्वत की शिखर श्रेणियां हैं, उससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ। मतलब इस समुद्र के अंदर एक विशाल पहाड़ है, वही पहाड़ का शिखर जो है यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप जो है, ये जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप वाले, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये विषुवत वृत्त के समीप हैं। ये देखिए आप, पूरी भारत भूमि की अपेक्षा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये कहलाता है विषुवत वृत्त, उस वृत्त के समीप है, इसलिए यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, उष्ण जलवायु है। यह घने जंगलों से आच्छादित क्षेत्र है। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण, प्रत्येक भाग की विशेषताएं हमने पढ़ ली। इससे स्पष्ट होता है कि ये भाग एक दूसरे के पूरक हैं और इन सब से हमारे देश को समृद्ध प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। ये वनों के स्रोत हैं, ये पर्वतों के स्रोत हैं, जलों के स्रोत हैं
उत्तर का विशाल मैदान देश का अन्न भंडार है और यहीं पर प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिज भंडार है जिससे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मछली पालन एवं पोत क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार देश की विविध आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो भारत देश है वह भौगोलिक आकृतियों में भी विविधताएं लिया हुआ है। हम कहते हैं ना कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। तो केवल सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांप्रदायिक रूप से ये देश अलग अलग नहीं है, बल्कि भौगोलिक रूप से भी इस देश में बहुत सारी विविधताएं हैं। भाई, उत्तर में हिमालय का पर्वत भारत माता के भाल पर मुकुट की तरह है। अब आप कल्पना कीजिए, यदि उत्तर में ये हिमालय का पर्वत नहीं होता तो क्या होता। डेफिनेटली उस तरफ, हिमालय के उस तरफ पार में जो ट्रांस साइबेरियन हवाएं थीं वे ठंडी हवाएं आती, और जहां पर आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश में, वातावरण शीतल होता, बर्फीला होता है ना। और यदि हिमालय नहीं होता तो उत्तर का मैदान भी नहीं होता। उत्तर का मैदान नहीं होता, प्रायद्वीपीय पठार भी नहीं होता, हिंदुस्तान ही नहीं होता। हिमालय के जन्म के कारण ही गोंडवाना लैंड के आगे बढ़ने से ही, इसी गोंडवाना लैंड की भूमि से ही हिंदुस्तान का जन्म हुआ। हिमालय पर्वत से हमको अनेक तरह की जड़ी बूटियां, औषधियां प्राप्त होती है ना। और जब हम उत्तर के मैदान पर आते हैं तो यह हमारी प्राचीन सभ्यताओं को आधार देने वाला मैदान था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसी मैदान के पश्चिमी क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए। सिंधु घाटी के सिस्टम नदी प्रणाली में ही ये प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई थी। इसके बाद हम नीचे आते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार में खनिज संसाधनों का भंडार है। छोटा नागपुर के पठार को तो हम विश्व खनिज का आश्चर्य भी बोलते हैं ना। इसके बाद हम समुद्र तटों पर जाते हैं तो हमको मछली पालन के अवसर मिलते हैं। हमको जलीय माध्यम से, समुद्री मार्गों से विभिन्न देशों से व्यापार करने के अवसर मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो विभिन्न भौगोलिक आकृतियां हैं, चाहे वह हिमालय पर्वत हो, उत्तरी मैदान जो अन्न का भंडार है वह हो, चाहे प्रायद्वीपीय पठार हो, तटीय मैदान हो, या थार का मरुस्थल हो। मरुस्थल की भी अपनी एक भूमिका है, वह भी हिंदुस्तान में है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि विश्व की जितनी प्रकार की मौसम होते हैं, जलवायु होते हैं, विविध आकृतियाँ होती हैं, उनमें से अधिकतर हमारे देश में है। और इसी वजह से हम अपने भविष्य की तरफ देख रहे हैं बड़े आशा भरी निगाहों से कि इन संसाधनों का समुचित उपयोग कर हम हमारे भविष्य को विकास के पथ पर अग्रसर कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। यदि कोई चीज़ रह जाए तो अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट करें, उनसे बातचीत करें, उनसे एक एक बिंदु समझें। आपको एक बात बता दूं, अगर कन्फ्यूज़न है और उस कन्फ्यूज़न के साथ आप आगे बढ़ गए तो आप जीवन में हमेशा पछतावे में रहेंगे कि यार उस दिन वक्त मिला था, मैं समझ नहीं पाया। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप टीचर से बोलने में यदि झिझक रखते हैं तो ई क्लासेस बाय मनीष सर के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बात को लिखिए। जैसे ही अवसर मिलेगा हमको, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यदि आपको इन वीडियोस को पढ़ने के दौरान, इन वीडियोस को देखने और समझने के दौरान किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उन डाउट्स को लेकर के भी अलग से वीडियोस तैयार करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके कोई डाउट आपके साथ आगे ना जाए। आप जब आगे बढ़ो तो हर तरह के डाउट आपके क्लियर रहें, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। अब हम मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।